जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे में लोको पायलट, टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, ये आपकी भर्तियां आई हुई हैं। और रेलवे में आप लोग जानते ही हैं कि रेलवे में जो जीएस में ज़्यादा पार्ट रहता है वो साइंस का पार्ट रहता है। तो उसी को देखते हुए हमने आपके लिए साइंस की एक सीरीज शुरू की है। और साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने जो पोर्शन लिया है साइंस का वो लिया है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम आपके सामने आज जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, बायोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स उन दोनों पोर्शंस को भी कंप्लीट कराएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज के हमारे कैसे प्रश्न रहेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा, आपको ये जो बायोलॉजी की वीडियो मिलेंगी ये आपको पर डे सुबह टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है। तो टाइमिंग कितनी है कि सुबह 8 बजे ये आपको प्रतिदिन आपको बायोलॉजी की क्लास मिलती रहेंगी। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ, ठीक है। दूसरा, आज आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि बायोलॉजी में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक कौन सा लिया है, वो विटामिन टॉपिक लिया है। क्योंकि कई बार विटामिन से प्रश्न पेपरों में हमारे में पूछा जाता है। विटामिन के नाम पूछ लेता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ लेता है, विटामिन का रासायनिक नाम बताइए ये पूछ लेता है, विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है ये आपसे पूछ लेता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं विटामिन्स। और विटामिन की ये आज हमारी पहली वीडियो या पहली क्लास होने वाली है। ऐसे ही और क्लासेज के लिए जुड़िए आप हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो आप लोग देख लीजिए। और ये प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो कब पूछा गया है, तो ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है। ये 30/9/2022 को। और जो एग्ज़ाम की शिफ्ट थी वो कौन सी शिफ्ट थी, वो 3rd शिफ्ट थी जब हमारा ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये है प्रश्न नंबर हमारा 1 है। और ये आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 1/9/2022। और ये शिफ्ट थी आपके दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट यानी पहली शिफ्ट, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन बी दे रखा है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने रोटी, दालें और सब्जियां। ऑप्शन डी आपके सामने दे रखा है चावल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। क्या पूछ रहा है आपसे, फिर एक बार आप लोग देख लीजिए। आपसे यह पूछा गया कि संतुलित आहार इनमें से कौन सा अच्छा है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। दूसरा ऑप्शन है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। तीसरा ऑप्शन है रोटी, दालें, सब्जियां। और चौथा ऑप्शन है चावल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। तो अगर हम संतुलित भोजन की बात करें तो हमारा संतुलित जो भोजन है दोस्तों वो कौन सा है, तो देख लीजिए संतुलित भोजन आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। कि यानी हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को क्या मिले, प्रोटीन मिले। और तो यहाँ पे रोटी है, रोटी के साथ दालें हैं, दालों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ हरी सब्जियां जो मानव के लिए क्या होती हैं, मानव शरीर के लिए एक संतुलित भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो मानव के लिए संतुलित भोजन में क्या क्या आएगा ये आप लोग देख लीजिए। तो मानव के लिए संतुलित भोजन में आता है दोस्तों प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए देख लीजिए एक बार, संतुलित भोजन में क्या क्या आता है। तो मैं यहां आपको बता देता हूं कि मानव के लिए संतुलित भोजन में दोस्तों विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, खनिज होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
प्रोटीन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। और अगर ये सब कुछ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा संतुलित आहार। क्या कहलाएगा, संतुलित आहार। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। यह पूछा गया कि संतुलित भोजन कौन सा है और जो किशोरों यानी युवाओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 है दालें, ऑप्शन नंबर बी है रोटी चावल, ऑप्शन नंबर सी है दूध और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सब्जी। इसमें क्या पूछा गया, इसमें यह पूछा गया कि संतुलित भोजन कौन सा है जिसमें आपको विटामिन मिल जाए, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, जिसमें आपको प्रोटीन मिल जाए, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। तो पहला है दालें, दूसरा है रोटी चावल, तीसरा है दूध और चौथा क्या है, सब्जी। तो आपका दोस्तों ये जो रहेगा वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, दूध। किशोरा अवस्था में सबसे लिए किशोरा अवस्था में सभी युवाओं के लिए जो संतुलित भोजन होता है वो कौन सा होता है, दूध होता है। कौन सा होता है, दूध होता है। क्योंकि दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो पहले आप लोग देख लीजिए कि दूध में क्या क्या पाया जाता है। तो दूध में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और दूध में क्या पाया जाता है, तो देख लीजिए दूध में जिंक, फास्फोरस, ठीक है। और फास्फोरस किसका काम करता है, तो ये हड्डियों को क्या करता है, ये मजबूती देता है। इसके साथ दूध में और क्या पाया जाता है, तो दूध में आयोडीन, दूध में क्या पाया जाता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रख लीजिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और क्या पाया जाता है, पोटेशियम, दूध में और क्या पाया जाता है, पोटेशियम दूध में पाया जाता है। दूसरा, दूध में और क्या पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है, दूध में दोस्तों विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन कौन से पाए जाते हैं, दूध में विटामिन ए पाया जाता है। दूध में विटामिन और कौन सा पाया जाता है, दूध में विटामिन डी पाया जाता है। दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। और दूध में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों। और दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दूध में और क्या पाया जाता है, तो दूध में स्वास्थ्य स्वास्थ्य फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वास्थ्य फैट पाया जाता है। ये सारी चीजें किस में पाई जाती हैं, ये दूध में पाई जाती हैं। इसलिए क्या पूछा गया है कि युवाओं के लिए जो संतुलित भोजन है निम्नलिखित में से वो कौन सा है। तो युवाओं के लिए संतुलित भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, आयोडीन है, पोटेशियम है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन बी है और प्रोटीन है। और क्या है, एक स्वस्थ फैट पाया जाता है किसमें, दूध में। ठीक है, आगे आगे देखिए, फिर हमारा ये प्रश्न है तीसरा। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने चावल, ऑप्शन बी है आपके सामने मक्खन, ऑप्शन सी है आपके सामने गुड़ और ऑप्शन डी है आपके सामने दूध। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, सॉरी, किस में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो देख लीजिए, प्रचुर मात्रा में दोस्तों जो आयरन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। दूसरा, आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देख लीजिए, आयरन की कमी से व्यक्ति, सॉरी आयरन किसकी या सॉरी
आयरन के, जैसे व्यक्ति को आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उसे आयरन दे दिया जाए तो वो रोग क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे आयरन से क्या होता है, तो थकान दूर होती है व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा थकान होती है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के अंदर क्या है, तो उस व्यक्ति के अंदर है आयरन की कमी। उस व्यक्ति के अंदर किसकी कमी है, तो उस व्यक्ति के अंदर है आयरन की कमी। दूसरा, आयरन की कमी से और क्या हो सकता है, आयरन की कमी से सांस की समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से व्यक्ति को क्या हो सकती है, सांस की समस्या हो सकती है। दूसरा, आयरन की कमी से व्यक्ति कमजोरी महसूस कर सकता है। तीसरा, आयरन की व्यक्ति से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। व्यक्ति को क्या हो सकता है, यानी चक्कर आना। ये किसके कारण है, ये सारा के सारे किसके कारण होता है, ये आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। थकान होती है, सॉरी यहां पे ऐसा कीजिए, आप दूर मत कीजिए। थकान हो सकती है आयरन की कमी से, व्यक्ति को सांस की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है, और व्यक्ति को भूख कम लगना। ये भूख भी किसके कारण कम लगती है, तो आयरन की कमी के कारण व्यक्ति को क्या लगती है, भूख कम लगती है। तो ठीक है, इसका जो सबसे ज्यादा इनमें से आयरन हमें प्राप्त होता है वो किसको प्राप्त होता है, गुड़ के द्वारा। यानी किसी को आयरन की कमी है तो उसको क्या लेना चाहिए, उसको गुड़ लेना चाहिए, जिससे आयरन की क्या होती है, कमी पूरी होती है। और व्यक्ति को हरी सब्जियां लेनी चाहिए, जिससे आयरन की क्या होती है, कमी पूरी होती है। ठीक है, आगे आगे दोस्तों प्रश्न हमारा पूछा गया है हमसे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपने आप में एक संतुलित आहार है। निम्नलिखित में से अपने आप में एक संतुलित आहार है। ऑप्शन है आपके सामने दालें, ऑप्शन बी है आपके सामने शहद, ऑप्शन सी है आपके सामने मांस, और ऑप्शन डी है आपके सामने दूध। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा कौन सा, ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार है। ठीक है, अच्छा इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोग इसको पढ़िए। ये क्या पूछा गया था, संतुलित आहार ही इसमें पूछा गया था। और इसमें भी ऑप्शन हमारा क्या था, दाल थी और दूध था, दोनों थे। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, तो दूध था, क्योंकि दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, डी और विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट पाया जाता है दूध में। वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, वही प्रश्न क्या हुआ, फिर से रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप में एक संतुलित आहार है। ऑप्शन है आपके सामने दालें, शहद, मांस और दूध। तो कौन सा सही होगा, फिर से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि दूध क्या है, हमारे लिए सबसे अच्छा संतुलित आहार है। क्लियर, आगे इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, ऑप्शन बी है वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, ऑप्शन सी है विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर, मोजर नहीं है ये दोस्तों, भोजन होगा जैसे कि गेहूं। तो ऑप्शन इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें से आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसमें से आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी प्रोटीन से भरपूर भोजन क्या करता है, वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। किसका काम करता है, वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। पहला, प्रोटीन के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन को माइक्रोन्यूट्रिशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रोटीन को, माइक्रोन्यूट्रिशंस। मैक्रोन्यूट्रिशंस क्या कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। दूसरा, प्रोटीन का काम क्या होता है, तो दूसरा प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का काम होता है कि शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करना और उनकी वृद्धि करना। प्रोटीन का काम देख लीजिए, प्रोटीन का काम क्या है, तो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत, सॉरी
करना, ये किसका काम है दोस्तों? तो ये काम होता है दोस्तों प्रोटीन का। किसका काम होता है? ये प्रोटीन का। अगर आपसे ये पूछे कि प्रोटीन के लिए स्रोत कौन सा अच्छा रहता है, प्रोटीन किस किस से हमें प्राप्त होता है, तो देख लीजिए हमें प्रोटीन किससे प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दोस्तों दूध से प्राप्त होता है प्रोटीन। और हमें किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन हमें चिकन से प्राप्त होता है प्रोटीन। और हमें किससे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन हमें मछली से प्राप्त होता है। ठीक है, किस किस से प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, चिकन से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है। और प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दालों से प्राप्त होता है। और प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दालों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोटीन के ये क्या है? अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिसमें आपका दूध है, चिकन है, मछली है, अंडा है, और क्या है? दालें हैं। और क्या है? दालें हैं। ये प्रोटीन के क्या माने जाते हैं? अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एडीपी और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आपके सामने आयरन, ऑप्शन बी है आपके सामने फास्फोरस, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपके सामने फास्फोरस, और ऑप्शन डी है आपके सामने सोडियम। ठीक है, ऑप्शन डी है आपके सामने सोडियम। प्रश्न हमारा क्या, एक बार फिर प्रश्न को देख लेते हैं कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आपके सामने आयरन, ऑप्शन बी है आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपके सामने फास्फोरस, और ऑप्शन डी है आपके सामने सोडियम। और ऑप्शन डी है आपके सामने सोडियम। तो इसका जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए। इसका हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस जो काम करता है वो किसका काम करता है? ये हमारे दांत और हड्डियां, किसको? ये हमारे दांत और हड्डियों के निर्माण में काम आता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा क्या काम रहता है? दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, फास्फोरस का काम क्या है? कि दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायक कौन है? फास्फोरस। दूसरा, फास्फोरस का एक और काम रहता है। एक और काम क्या करता है फास्फोरस? कि फास्फोरस काम करता इस फास्फोरस का एक और काम है क्या? कि प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है। ये किसके निर्माण में सहायक है? प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। और प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक है दोस्तों? तो फास्फोरस सहायक है। क्लियर? आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है घी से भरपूर आहार, ऑप्शन बी है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, ऑप्शन सी है आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, और ऑप्शन डी है उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? कि एक गर्भवती महिला के लिए जो संतुलित आहार होगा वो कौन सा होगा? किसी आहार विशेषज्ञ द्वारा जो आहार निर्धारित किए जाते हैं वही गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार माने जाते हैं। तो गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार, गर्भवती महिला के लिए
सर्वोत्तम आहार की अगर बात की जाए कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या क्या होता है, तो देख लीजिए गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार में सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, दूध होना चाहिए दोस्तों, और क्या होना चाहिए? पनीर होना चाहिए, और दालें, हाँ सॉरी, दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो उसके आहार में और क्या होनी चाहिए? दाल होनी चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए? मांस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडे होने चाहिए। ठीक है, इनसे भी क्या मिलता है? प्रोटीन मिलते हैं। इनसे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलते हैं। तो ये किस में आता है? ये एक संतुलित आहार में आता है। ये किस में आता है? ये एक संतुलित आहार में ये चीजें बताई गई हैं। क्लियर? आगे बढ़िए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? ठीक है, गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, और विटामिन ए खाने से, विटामिन ए लेने से, यानी गाजर को खाने से विटामिन ए मिलेगी बच्चे को। तो ए जब मिलेगी तो उसकी मदद क्या रहती है, वो शरीर में काम क्या करती है? ऑप्शन, इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। ऑप्शन बी है, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। ऑप्शन सी है, इससे बच्चों को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। और ऑप्शन डी है, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि गाजर खाने से इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो हमारी आंखों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इससे बच्चे की आंख की रोशनी क्या होगी? बेहतर होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, और ये बताया गया कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है प्रति ग्राम की मात्रा में अगर दिया जाए तो। ऑप्शंस है आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी है आपके सामने रुक्षांश, ऑप्शन सी है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी है आपके सामने वसा। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन प्रदान करते हैं? तो वसा। कौन प्रदान करता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा प्रदान करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वसा के मुख्य स्रोत, वसा के मुख्य स्रोत क्या हैं जो मनुष्य को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो मनुष्य को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो देख लीजिए, मुख्य स्रोत में दोस्तों आपका दूध, मुख्य स्रोत में आपका क्या आएगा? दूध। दूध से क्या मिलता है? वसा मिलता है। और मांस, मांस से क्या मिलता है? वसा मिलता है। मूंगफली, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल भी अच्छा स्रोत माना जाता है किसका? वसा का। और घी, ये अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका माना जाता है? वसा का माना जाता है। और दोस्तों, और वसा आपको अच्छा किससे प्राप्त होता है? तो मछली। ठीक है, ये सारे किसके सोर्स हैं? ये सारे जो स्रोत हैं वो किसके हैं? ये वसा के स्रोत हैं। और वसा के द्वारा क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान होती है प्रतिग्राम। अगर सॉरी, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस आहारी घटक की प्रतिग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी? तो प्रतिग्राम मात्रा की अगर बात की जाए, जो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी, तो वो क्या है? वो वसा है। वो क्या है? वसा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देखिए आप लोग, आगे पूछा गया है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। यानी साइनोकोबाल्मिन जो है, इनमें से वो कौन सी विटामिन है जो साइनोकोबाल्मिन है? ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन बी 12 को
जो दूसरा नाम है उसका रासायनिक नाम किस रूप में जाना जाता है? तो साइनोकोबाल्मिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछता है विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के नाम से, या विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का क्या है? दूसरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B12 नहीं है, B12 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। B12 का नाम क्या है? कि साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विटामिन B2, विटामिन B2 का दूसरा नाम या रासायनिक नाम अगर आपसे पूछता है, तो देख लीजिए इसका नाम क्या है? राइबो। इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका दूसरा? राइबोफ्लेविन नाम है किसका? विटामिन B2 का। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए विटामिन B1 को नाम से जाना जाता है थाइमिन नाम से। किस नाम से जाना जाता है विटामिन B1 को? थाइमिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आपका? दूसरा अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B5, आपसे पूछा जाए कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटोटिक, सॉरी, दूसरा नाम क्या है इसका? पेंटोनिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है दूसरा इसका? पेंटोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है किसको? विटामिन B5 को। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व हीम मानव रक्त के हीम है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? यानी मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका भाग कौन सा है? ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर B है लोहा, ऑप्शन नंबर C है कोबाल्ट, और ऑप्शन नंबर D है कैल्शियम। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B सही होगा। कौन सा होगा? B सही होगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य तत्व है या घटक है वो कौन सा है? लोहा है। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए मानव रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? लोहा। ठीक है, मानव रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लियर? आगे आगे आपसे पूछा गया है कि हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है, रिकेट्स की कमी के कारण होता है, हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? ये होगा रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है आपके सामने विटामिन C, ऑप्शन B है आपके सामने विटामिन E, ऑप्शन C है आपके सामने विटामिन D, और ऑप्शन D है आपके सामने विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? विटामिन D। विटामिन D की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और दूसरा अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो इसकी कमी से जो रोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? रिकेट्स। कौन सा रोग हो रहा है? रिकेट्स। और रिकेट्स को और किस नाम से जाना जाता है?
सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है रिकेट्स को? सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे विटामिन सी। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो दोस्तों रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है कि मनुष्य के मसूड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। मनुष्य के मसूड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे उसके दांतों में समस्या पैदा होने लगती है। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लीजिए विटामिन बी 12 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एनीमिया। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, दूसरा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंध्यता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बंध्यता यानी नपुंसकता यानी इनफर्टिलिटी। कौन सा होता है? इनफर्टिलिटी। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। देख लीजिए, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो रहा है, विटामिन ई की कमी से बंध्यता रोग हो रहा है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो रहा है, और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा हो रहा है? रक्त लप्तता जैसे बोला जाता है यानी एनीमिया रोग हो रहा है। ठीक है, आगे आगे पूछा गया है, प्रश्न है आपका, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ठीक है, ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी 1। ठीक है, मैं एक बार फिर ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन बी 1। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, क्योंकि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल में जो विटामिन मिलता है प्रचुर मात्रा में, वो कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और दूसरा मछली से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देख लीजिए, और मछली से हमें ओमेगा 3, मछली से ओमेगा 3 प्राप्त होता है। और ओमेगा 3 क्या है? तो दोस्तों ओमेगा 3 एक क्या है? एक फैट है, ये वसा है। क्या है? ओमेगा 3 फैट है, ये वसा है। ठीक है, आगे आगे देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से, अभी हमने पीछे भी देखा था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये खट्टी चीजों से प्राप्त होता है। जितने भी हमारे खट्टे फल हैं उनसे हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, विटामिन सी हमें प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? टमाटर खाने से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। दूसरा विटामिन सी और किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों संतरा जो है, ये कैसा फल है? संतरा जो खट्टा फल है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। और नींबू कैसा है? तो नींबू भी कैसा फल है? खट्टा फल है। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? विटामिन सी प्राप्त होगा। ठीक है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स आप लोगों को पता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। ठीक है, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो केले में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है।
तो केले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केले में प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी केले में कितने परसेंट पाया जाता है? तो ये भी आप लोग देख लीजिए, केले में विटामिन बी जो पाया जाता है वो 33% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 33% पाया जाता है केले में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी के अलावा और कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी और विटामिन ए। केले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, और केले में क्या पाया जाता है? केले में लोहा पाया जाता है। और केले में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो और केले में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा क्या है? आप लोग कह रहे होंगे कि विटामिन ए भी बता दिया, विटामिन सी भी बता दिया, विटामिन बी भी बता दिया, लेकिन आप लोग इसे देखिए, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो अच्छा स्रोत किसका है? वो विटामिन बी का है, क्योंकि विटामिन बी उसमें कितना पाया जा रहा है? 33% पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है उसमें? 33% पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विटामिन बी हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये विटामिन सी और विटामिन ए जो है, इनकी मात्रा क्या है? कम है। इनकी मात्रा क्या है दोस्तों? कम है। आगे आगे देखिए, 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी अगर व्यक्ति के शरीर में हो जाए और व्यक्ति के चोट लग जाए तो उसका खून बंद नहीं होता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? विटामिन के। कौन सा सही जवाब होगा? विटामिन के। विटामिन के की कमी से व्यक्ति को क्या होता है? विटामिन बी की कमी से व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता और उससे लगातार क्या होता है? घाव से खून बहता रहता है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? फिर उसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का खून क्या होता है? जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा है? तो देख लीजिए, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलो क्विनोन। रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन इसका क्या है? रासायनिक नाम है किसका? विटामिन के का। क्लियर? आगे देखिए, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? सेम प्रश्न है दोनों। इसमें पूछा गया कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर के इसका सही जवाब होगा। कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर के इसका सही जवाब होगा कि रक्त का स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन के इसके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं पीछे, कि किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को भी हम पढ़ चुके हैं कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप लोग आगे इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपको उसका आंसर पता है तो आप उसे ही पढ़ते हैं। आपको बाकी 3 के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये 3 हैं तो ये 3 गलत इसके क्यों हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको चारों ऑप्शंस में साथ के साथ बताता चलूं। ठीक है, आगे देखिए, बेरी-बेरी एक रोग है जो होता है की कमी के कारण, यानी बेरी-बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शंस है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन बी1, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन डी, और हाँ सही है, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी। तो विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बी की 1 की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। आगे आगे देखिए, प्रश्न हमारा आगे आ चुका है एक और, कि बेरी बेरी रोग, वही ऐसे में बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी नहीं नहीं नहीं, पीछे वाला प्रश्न मैं बता रहा हूं जो कि सही है।
ये वही पूछा गया, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्या पूछा गया? बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके सामने विटामिन B1 की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन सी की अधिकता से, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी की कमी से। पीछे वाले प्रश्न पे आ जाइए थोड़ा सा। क्या पूछा गया? बेरी बेरी एक रोग है जो होता है की कमी के कारण, यानी बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण हो रहा है? हम यहाँ पे पढ़ रहे थे विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, आगे आगे ये प्रश्न क्या पूछा गया? बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की अधिकता से? नहीं है, गलत है। पीछे क्या पढ़ के आ रहे हैं हम? विटामिन B1 की कमी से। बी ऑप्शन है आपका विटामिन B1 की कमी से। तो कौन सा सही होगा? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। आगे, E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम बताइए। ऑप्शन है आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन सी, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन ए। ये पूछा गया कि E300 जो है ये क्या है, इसका सामान्य नाम बताइए। तो E300 का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? आपको इसमें से बताना है। तो E300 का सामान्य नाम क्या है, आपको इसमें से बताना है। E300 जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। E300 क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन सी होता है। इसका जो इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम होता है विटामिन सी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देख लीजिए, हम विटामिन की बात करेंगे। विटामिन हम देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और हम देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और हम देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो विटामिन है ये किस में घुलनशील है? तो ये जल में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी ADE K, ये विटामिन है, ये किस में घुलनशील हैं? तो ये वसा में घुलनशील हैं। ये किस में घुलनशील हैं? तो ये वसा में घुलनशील हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा? विटामिन B1 आपका इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? देख लीजिए पीछे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन A, D, E और K। विटामिन A, D, E और K। ऑप्शन आपके सामने, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब। क्योंकि विटामिन बी और सी, कौन सा? विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी किस में घुलनशील हैं? तो यह जल में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं? जल में यह घुल जाते हैं। आगे देखिए, 24वां प्रश्न है कि विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ठीक है, दो प्रश्न ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे इसी में। आगे देखिए, ऑप्शन है आपके सामने विटामिन के, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन B1, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन डी, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो कौन सा होता है? विटामिन के इसके लिए जरूरी होता है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के इसके लिए जरूरी होता
है। आगे देखिए 25वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम, ये तो है, हो गया ना ये तो, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो दोनों ये सेम प्रश्न है, ठीक है। तो इसका भी क्या जवाब होगा, देख लीजिए, इसका भी क्या जवाब होगा, इसका भी जवाब होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या किस में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। और ये प्रश्न क्या है, सेम है दोनों। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यीस्ट को क्या बोला जाता है, इसे खमीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खमीर। तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यीस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस है आपके सामने, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए। ठीक है, तो कौन सा विटामिन यीस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, देख लीजिए आप लोग। ये यीस्ट में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो प्रॉपर विटामिन B2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, प्रॉपर विटामिन B2 पाया जाता है। ये किस किस में पाया जाता है, तो देख लीजिए विटामिन B2, ये दोस्तों यीस्ट में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, ये मछली में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और मछली में पाया जाता है। एक सेकंड, विटामिन B2 यीस्ट, दूध, हरी सब्जी, ठीक है, यीस्ट, दूध, हरी सब्जी में क्या पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है। क्लियर। आगे 27वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन ए है आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन बी, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। तो कौन सा विटामिन रखता है, ऑप्शन बी, हमारी आंखों और त्वचा को कौन सा विटामिन सही रखता है, विटामिन ए सही रखता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल इसका क्या है, रासायनिक नाम है। क्लियर। आगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने विटामिन B2, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन सी, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन बी, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन ए। तो किसकी कमी के कारण होता है ये आप लोग देख लीजिए। तो ये कमी के कारण होता है विटामिन B2। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। निम्नलिखित में से शरीर में कौन सा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लिपिड, ऑप्शन नंबर डी विटामिन्स, ऑप्शन नंबर डी विटामिन्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा जवाब सही होगा वो कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा सही होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं या अघुलनशील, तो देख लीजिए यह जल में अघुलनशील हैं, अघुलनशील, यानी यह जल में घुलते नहीं है दोस्तों, यह जल में घुलते नहीं है। क्लियर। तीसवां और अंतिम प्रश्न हमारा है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की सामान्य समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन के, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी। तो किसकी कमी के कारण जो हमारी देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी के कारण वर्णांधता रोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अभी विटामिन की एक और क्लास आपके लिए मैं लेके आऊंगा, विटामिन
जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही और क्लासेज के लिए, अपनी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।